तो एक तरफ जहां लोग कोरोना काल की दूसरी लहर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं समाज के दुश्मन अवैध शराब के कारोबारी लोगों की जान से लगातार खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि शराब माफिया का खूनी खेल बगैर किसी सरपरस्ती के चल रहा हो, लेकिन अपने मित्र पुलिस को इन पर लगाम लगाने का शायद वक्त नहीं मिल पा रहा, जिससे जहरीली शराब का काला कारोबार लगातार चल रहा है, फल फूल रहा है और रोजाना शराब के लती लोग इसका सेवन कर मौत को गले भी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यदि हम कई जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिलों में जहरीली शराब से मौतों के बाद भी प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखा रहा है और ऐसे में सवाल भी उठने लगते हैं कि शराब माफिया पर आखिर किसकी सरपरस्ती है, क्या वजह है जो पुलिस इन पर शिकंजा कसने से हमेशा पीछे हटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जहरीली शराब का सबसे ज्यादा कहर प्रतापगढ़ में देखने को मिला है, जहां लगातार मौतें हो रही हैं। और बता दें कि अब तक तकरीबन 1.5 दर्जन लोगों की मौत जहरीली शराब के कारण हो चुकी है, जबकि आज भी 4 लोग काल के गाल में समा गए। आपको बता दें, जहरीली शराब के कारण रोजाना लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के कोडाहार में 23 जनवरी को 2 की मौत, मानधाता क्षेत्र में 6 की मौत, संग्रामगढ़ में 4 की मौत, उदयपुर में 7 लोगों की मौत के साथ ही अब तक करीब 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें चित्रकूट की तो वहां भी 7 लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। वहीं प्रयागराज जिले के सैदाबाद इलाके में जहरीली शराब से मौत के बाद आंकड़ा 14 के पार पहुंच चुका है। प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से अब तक कुल 14 मौतें हुई हैं। यही नहीं, शराब के कारण की अन्य जनपदों में भी मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। सवाल ये उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, शराब माफिया या फिर स्थानीय प्रशासन? कहीं न कहीं प्रशासन भी इसका जवाबदेह जरूर है। लगातार हो रही मौतों पर स्थानीय प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। बावजूद इसके इक्का दुक्का अवैध शराब की बरामदगी के अलावा प्रशासन ने इस ओर कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं। अब देखना यह है कि आखिर जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला कब तक रुकेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो जहरीली शराब का ये खेल कोई नया नहीं है, ये खेल लंबे समय से चला आ रहा है और ऐसे में सरकारी प्रशासन जो है, पुलिस भी है, उस पर लगातार सवाल उठते हैं कि एक लंबे समय से ये खेल चला आ रहा है, लोग लगातार अपनी जानें गंवा रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिस तरह से जखीरा बरामद किया गया है, और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का जखीरा बरामद किया गया है। ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी हम लगातार इस तरह की खबरें बताते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस वहां पर छापेमारी करने के लिए जाती है और ऐसे में पुलिस को ही उल्टे पांव लौटना पड़ता है। इतने दबंग हैं ये लोग और इनके बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी पता नहीं क्या वजह है जो पुलिस कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आती है। मौतों के आंकड़े की जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दी है, साथ ही साथ बताया भी है कि किस तरह से मौतें हुई हैं। एक बड़ा आंकड़ा है मौतों का, चाहे हम प्रतापगढ़ की बात करें, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा 19 मौतें हो चुकी हैं। चित्रकूट में भी मौतें कम नहीं है, 7 मौतें हुई हैं और आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं। उसके अलावा अलग अलग जगहों की यदि हम बात करते हैं तो सैदाबाद में 14 मौतें और प्रयागराज में 14 मौतें। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे मामले सामने आ ही नहीं पाते, ना वो मीडिया के सामने आते हैं, पुलिस कहीं ना कहीं इन मामलों को दबा देती है। जो जानकारी हमें अपने सूत्रों के अनुसार मिलती है, संवाददाताओं के अनुसार मिलती है, उस पर हम लगातार जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से इससे पहले भी हम कई बार जहरीली शराब का मुद्दा उठा चुके हैं ताकि प्रशासन इस ओर कहीं ना कहीं कोई कदम, ठोस कदम उठाए और उस पर कार्रवाई की जा सके। होली के त्योहार को देखते हुए, पंचायत चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से तेजी आई है अवैध शराब के कारोबारियों में और बड़े धड़ल्ले से। बाकी जगहों की तो बात छोड़ दे, सरकारी ठेकों पर भी ये बिकती हुई नजर आती है। आबकारी विभाग की कार्रवाई के अनुसार कुछ एक अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, लेकिन उसके बाद फिर भी मामला वहीं का वहीं।
लगा हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे, इस बारे में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, निरूपा, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। जी निरूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो शराब नकली दिख रही है जी, तो ये इसमें जो है पूरा आबकारी विभाग, जिला आबकारी विभाग, जिला आबकारी अधिकारी और जो स्थानीय आबकारी निरीक्षक, इनके संरक्षण में जो है ये अवैध शराब का और हर ठेके पे हर जगह अवैध बिक रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और जिस तरह से हमारे दर्शकों की भी यही राय है, अपने तमाम खबरों के माध्यम से हम लगातार लोगों को बता चुके हैं, आबकारी विभाग के ऊपर यहाँ पर संदेह करना जायज़ होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पूरी सूचना रहती है, खबर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जो कार्रवाई आबकारी विभाग को करनी चाहिए वो नहीं होती, और यही वजह होती है कि गांव में किराने की दुकान तक पर आसानी से मिल जाती है, और जब इस तरह की मौतें होती हैं तब कहीं ना कहीं एक आधी जगह पर कार्रवाई, इक्का दुक्का कार्रवाई होती है। दुकानदार की दुकान को सील कर दिया जाता है, एक आधे अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी मामला वहीं का वहीं रहता है। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात और कॉलर से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक गेस्ट का पैनल भी जुड़ेगा चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ आपका। ताहिरा हसन, सोशल एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आगे भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, हम आपका परिचय कराते रहेंगे। सबसे पहले ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शराब को लेकर जो मैं बातचीत कर रही हूँ, ये बातचीत कोई नई नहीं है, हम पहले भी इस पर बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। चुनाव को देखते हुए, होली के त्यौहार को देखते हुए कई बार ना केवल बड़ा जखीरा पकड़ा गया है, बल्कि छुटपुट कार्रवाई भी हुई है। एक गाँव में तो दुकानदार किराने की दुकान पर धड़ल्ले से बिक रहा था, बच्चे तक उसे खरीद सकते थे, और उसके बाद जब आनन फानन में बहुत मौतें हुई तो उस दुकानदार की दुकान को बंद कर दिया गया, छोटी मोटी कार्रवाई कर दी गई। लेकिन मामला अगर हम आज की स्थिति में देखते हैं तो आज भी वहीं का वहीं है। बताइए क्या वजह है जो इस पर हमेशा कार्रवाई करने से बचती रहती है आबकारी विभाग भी और साथ ही साथ पुलिस भी? देखिए, पूरा एक नेक्सस है, ये कोई एक पहली बार हम इस डिबेट या डिस्कशन में नहीं है। इसमें बराबर हम देख रहे हैं कि इस तरह से जहरीली शराब का जो एक खेल है चल रहा है, जो और मैं खासकर कहूंगी इसमें जो हमारा हाशिया का सामान है, मार्जिनलाइज्ड क्लास है, उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये भट्टे जो है, ये नकली शराब के, जहरीले शराब के किस तरह से चलते हैं, घरों में चलते हैं, छोटे छोटे छप्परों में चलते हैं, गांव में कैसे चलते हैं, पुलिस को पता नहीं होता, आबकारी विभाग को क्या इसकी खबर नहीं होती है? और अगर होती है तो शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? और इतनी जब मौतें हो जाती है तब एक दो लोग सस्पेंड किए जाते हैं और फिर एक्शन होता है। मेरा मानना है कि इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि हमारा मजदूर जो काम करके आता है, जो गरीब है, उसके जेब में जो दो चार पैसे होते हैं वो भी शराब निकाल लेती है। तो इस भट्टों को चलने में एक पूरा नेक्सस है, जो ये भट्टे चल रहे हैं, बराबर ये आता है कि यहाँ भट्टे चल रहे हैं और यहाँ पे शराब बनाई जा रही है। उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फिक्स नहीं मिलाए जाते हैं, वहां पे तो ऐसी बस बना दी जाती है और बनाने के बाद सिर्फ पैसों का कारोबार होता है वहां पे। तो इसके लिए तो जाहिर है आबकारी विभाग पे तो लोग वो शक शुबा कर रहे हो तो सही है, और पुलिस के भी संज्ञान में होता है, ऐसा नहीं है कि ये शराब कहाँ बन रही है, कहाँ बिक रही है, कैसे बिक रही है, क्यों नहीं उस पर कोई पूछताछ हो रही है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर वो दुकानदार बहाल हो जाता है, फिर बेचने लगता है वो भट्टे, फिर आज यहाँ है तो वहां से हट के थोड़ा दूर शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इसके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, और ये बहुत हाई टाइम कि वो लोगों की जो हाशिया का समाज है उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। और इसकी गाज सबसे ज्यादा गिरती है, जो मांग उजड़ती है, जो गोदें उजड़ती है, वो हमारी महिलाओं की उजड़ती है। तो जाहिर है महिलाएं तो हमेशा मुखर रही हैं, बराबर उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, वो सड़कों पे उतरी हैं, उन्होंने कहा है कि शराब के, इस तरह की शराब के खिलाफ ही एक एक्शन चला है, ना कि इस तरह की शराब जो जहरीली शराब बन रही है, जो इस तरह के ठेकों पे इलीगल तरीके से बन रही है, उनको रोका जाना सख्त जरूरी है। और ये एक्शन नहीं हो रहा है, ये बहुत दुखद है। और इस सबसे बड़े लोकतंत्र में मैं कहती हूँ जो संविधान से चलता है, वहां पे ये बहुत दुखद बात है, और इसके खिलाफ एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। उन तमाम लोगों को, उसके आसपास जो थाना है और जो आबकारी वहां के विभाग के जो इंस्पेक्टर है, इन सब से पूछताछ होना चाहिए
कि आखिर ये धड़ल्ले से कैसे बिक रही थी, कहाँ बन रही थी, कहाँ से आ रही थी, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके खिलाफ एक पूरी जांच होनी चाहिए। सिर्फ बात कुछ दिनों में खत्म नहीं हो जानी चाहिए, जांच होके पूरा उसको दंडित किया जाना चाहिए। जब तक देखिए दंड नहीं मिलेगा, जब तक पनिशमेंट नहीं होगा इस तरह के जुर्म के खिलाफ, तब तक ये जुर्म बंद नहीं होंगे। जी अगर ये जी आपका ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने जैसे कहा कि यहाँ से हटा के शराब का भट्टा कहीं और खोल दिया जाएगा। नेक्सस तो चल रहा है ना, ये नेक्सस को तोड़ने का टाइम है। जी जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, फिरोज, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। अब मैं ये कहना चाह रहा था, ये अवैध शराब का जो धंधा है, जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये अवैध शराब का धंधा है, इसका, हाँ, जो अवैध शराब का धंधा है, ये आपस में मिली भगत की वजह से प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, नेता सबकी मिली भगत से होता है, जिस कारण ये फल फूल रहा है और कोई कार्रवाई छोटी मोटी होती है और फिर ये धंधा चालू हो जाता है और गरीब आदमी इसमें लगातार बढ़ रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, न प्रशासन की कोई मॉनिटरिंग है, न नेताओं का कोई दबाव है, न जो अपराध करने वाले हैं उन्हें सजा मिलती है। इसकी वजह से ये जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। ताहिरा जी, अगला सवाल ये होगा मेरा कि जिस तरह के नेक्सस की आप बात कर रही हैं, नेक्सस है, ये जानकारी है और यकीनन नेक्सस है, इसी वजह से शायद ठोस कार्रवाई नहीं होती। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज की भलाई के लिए बहुत सारे काम करती हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आबकारी विभाग और पुलिस विभाग इस तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो क्या समाज में जो एनजीओ हैं वो इसके लिए कुछ काम कर रही हैं जिसकी वजह से एक मजबूत तरह से आंदोलन किया जा सके और सरकार को मजबूरन कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़े? देखिए, महिलाएं तो बराबर, कोई उनको, महिलाओं को, जो आम महिलाएं हैं उनको किसी एनजीओ की भी जरूरत नहीं इस वक्त, वो मुखर है, वो बोल रही। देखिए, ये मार्जिनलाइज क्लास के का एक बहुत अहम मसला है। जैसे मैंने मजदूरों का जिक्र किया, मजदूर जो काम करता है, कमर तोड़ मेहनत करता है, पैसे पाते, उसी पैसे को किस तरह से खूबसूरती से निकाल लिया जाता है। वो जाके पहले ठेके पर शराब की बोतल लेता है, डायरेक्ट जाता है, या जैसे आपने भी बताया कि किराने की दुकानों तक पे मिल जा रही है, तो जाहिर है वो अगर जहरीली शराब है तो जाके पीते हैं ये लोग बैठ के, तो उसमें जितने लोग हैं, जितने पीते हैं, वो सब इफेक्टेड होते हैं और इसका सीधा असर जो है वो हमारी महिलाओं पे जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, मांग उनकी उजड़ती है, गोद उनकी काली होती है। तो महिलाएं तो उसके खिलाफ बराबर मुखर है, अपनी बात कह रही है। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है, अब उसको इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और इस तरह के जो कहीं भी इस तरह का मामला आता है कि यहाँ पे इस तरह से इलीगल शराब का धंधा चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, भट्टे हैं जहां बन रही है, छोटे छोटे घरों में, छप्परों में, मैंने बताया इस तरह के काम होते रहते हैं, तो उनको वहां पर पकड़ा जाए और देखा जाए उनके पीछे कौन कौन लोग हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, कौन इसको फेलिसिटेट कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आबकारी डिपार्टमेंट जो है उससे भी सवाल जवाब लिया जाए। देखिए, जवाबदेही फिक्स करना होगा, सरकार को जवाबदेही फिक्स करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके अंडर है तो आपके अंडर किसी, जिस इंस्पेक्टर के अंडर हो, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके अंडर है, उस आबकारी इंस्पेक्टर से, तो कैसे ये काम हो रहा है, आपके संज्ञान में नहीं है, क्यों नहीं है, इस तरह से थाने जो है वहां पे क्यों नहीं आपके संज्ञान में है। और जब ये पकड़ लिए जाए लोग, तो मजबूती से इनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ ये नहीं कि जब शुरू हुआ, केस सामने आया, तो एक हलचल मची और लोगों के अंदर फिर एक्शन होने लगा, कुछ सस्पेंड हुए, सस्पेंड पे तो देखिए रिस्टेट हो जाते, फिर वो आ गए, लेकिन कोई पनिशमेंट, कोई इसके खिलाफ एक मुकदमा मजबूती से चले, उसको फॉलो करने वाला हो, जो फॉलो करे। मुझे लगता है वो एनजीओ भी जो नशेबंदी पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि सिर्फ काम कर देना, ये बता देना कि ऐसा हुआ और एक दो दिन उसके खिलाफ बोल देने से काम नहीं चलेगा। उनको इसको एक मजबूती से लेके चलना होगा, उसको फॉलो अप करना होगा और लास्ट मोमेंट तक देखना होगा कि उसका क्या हुआ, दंडित किए गए वो जुर्मी जिन्होंने जुर्म किया इतना बड़ा कि नहीं, क्योंकि घर उजड़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला भी पूर्व आईपीएस जुड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सूर्य कुमार जी, आपसे सवाल मेरा यही होगा कि इस तरह के नेक्सस की हम बात कर रहे हैं, शराब माफियाओं की यदि हम बात करें तो जानकारी सभी को होती है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से इस तरह का कोई गिरोह सामने आता है और जहरीली शराब बनने लगती है। एक लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि ठोस कार्रवाई नहीं होती? किसका हाथ है इन माफियाओं के ऊपर? देखिए, कई लोग मैडम कंफ्यूज करते हैं कि शराब माफिया कौन है, जहरीली शराब वाले कौन हैं। लेकिन जो लोग इस काम को करते हैं, आबकारी विभाग के लोग, पुलिस के लोग, या शराब का धंधा करने वाले ठेकेदार, या ये जो जहरीली शराब बन जाती है इसके बनाने वाले, ये लोग जानते हैं कि इस काम की असलियत क्या है। होता क्या है कि ये जो ठेकों में सरकारी शराब बिकती है, जिसपे होलोग्राम लगता है, उस पे टैक्स होता है सरकार का, वो थोड़ा महंगी पड़ती है और उससे भी ज्यादा अंग्रेजी शराब महंगी पड़ती है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी शराब की अलग दुकानें होती हैं। अब जो उससे भी सस्ती शराब खरीदना चाहते हैं तो वो लोग प्रायः देहातों में, कहीं नदी के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं रात के अंधेरे में बैठ अपने घर की कोठरी में मिट्टी के बर्तन में महुआ को उबालते हैं और महुआ को उबाल के उसमें नशा बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें मिला देते हैं। कोई भांग धतूरा मिलाए दे रहा है, कोई उसमें गांजा मिलाए दे रहा है, कोई मिथाइल अल्कोहल जो गन्ना का सीरा होता है उससे शराब बनाए ले रहा है, कोई जौ की बनाए ले रहा है। तो ये सब लोग सस्ती शराब बनाने के चक्कर में और उसको थोड़ा और नशा युक्त बनाने के चक्कर में कोई आदमी यूरिया मिला देता है उसमें। तो ये उसके कारण जब ज्यादा हो जाती है किसी दिन, तो उस दिन लोग मर जाते हैं। और ये सरकारी ये जो ठेकेदार हैं, प्रायः सरकारी दुकानें जो चलाते हैं, दुकानों से लाइसेंस लेते हैं सरकार से, ये लोग तो खुद चाहा करते हैं कि देसी जब कच्ची दारू है ये ना बने, क्योंकि ये पुलिस से, आबकारी विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रोको ताकि हमारी शराब ज्यादा बिके। और इसी तरह ये प्रायः निजी उपयोग और आसपास के लोगों को पिलाकर ये लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश में काफी बड़ा धंधा हो जाता है। यद्यपि उसमें जो काम करने वाले बिजनेस के लोग हैं वो बहुत हजारों की संख्या में हैं और अलग अलग प्रायः हर 10 ग्राम पंचायत, हर न्याय पंचायत में कहीं ना कहीं आपको ये शिकायत मिल जाती है कि वो नाजायज शराब बना रहे हैं। अब इसको एक और कारण है कि ये इसमें दंड कम है। आबकारी अधिनियम में जो ये कच्ची शराब होती है, जो गांव में महुआ से और मिथाइल अल्कोहल से, जो गन्ने के सीरे से बनता है, तो उसमें कम है दंड। वो पकड़े जाते हैं, जमानत हो जाती है, भट्ठी तोड़ी जाती हैं। पुलिस, चूंकि आबकारी विभाग की संख्या भी बहुत कम है, तो ज्यादातर पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोग इसको रोको, क्योंकि ये इससे मरने का भी खतरा है और ये गुणवत्ता युक्त शराब नहीं है, ये खराब क्वालिटी की शराब है जी। तो इसलिए ये समस्या का समाधान होना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट उनको होता है जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले को सस्ती पड़ती है। इसीलिए छिपकर चोरी से जंगल में पीने वाले लाइन लगा देते हैं और कहीं नदी के किनारे। लेकिन शुक्ला जी, यहाँ पर जानकारी की जब बात करते हैं तो जानकारी जब एनजीओ के लोगों को हो जाती है, रिपोर्टर्स को हो जाती है, आसपास के इलाकों में लोगों को होती है कि यहाँ पर भट्ठी लगाई गई है या यहाँ कच्ची शराब मिल रही है, तो ऐसा कैसे होता है कि पुलिस विभाग को या आबकारी विभाग को जानकारी नहीं होती? ऐसा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पुलिस विभाग को जानकारी क्यों नहीं होती, आबकारी विभाग को जानकारी क्यों नहीं होती। ये 2 कारण होते हैं इसके। ये भी सही है कि कहीं कहीं पर तो पुलिस के छोटे कर्मचारी
उनसे घूस ले लेते हैं, मिल जाते हैं, आबकारी विभाग के कर्मचारी मिल जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है, और कहीं कहीं एक और होता है कि ये जो इस प्रकार देसी कच्ची दारू बनाने वाले हैं, ये जगह बदल बदल करते हैं। रात में आज यहाँ बनाया, बर्तन उठाए और दूसरे जंगल में जाकर के दूसरी जगह भट्ठी लगाई और वहां बनाने लगे, फिर शिफ्ट करके अपने घर की पीछे की कोठरी में चुपचाप रात में बना लिया। अब आप समझ सकती हैं कि एक एक जगह पर तो पुलिसमैन खड़े नहीं रह सकते, कि हर जगह कोने कोने में खड़े हैं। और दूसरा एक और कारण होता है कि पुलिस की इतनी ज्यादा ड्यूटियां होती हैं कि पहले पुलिस काम करती है डकैतियां न पड़े उनका पता लगाओ, लूट का पता लगाओ, दंगे रोकने का पता लगाओ, परीक्षा ड्यूटी कराओ, मेला ड्यूटी कराओ, वीआईपीओं की सुरक्षा करो, और तमाम चोरी रोको और फ्रॉडगिरी रोको। यानी पुलिस के पास भी वर्कलोड बहुत होता है, और उसमें ये जो काम है वो उस प्राथमिकता में काफी नीचे होता है कि शराब बना के पी लिया तो उसको लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते शुरू में, जब तक कि वहां दुर्घटना न हो जाए। आप जानती हैं अपने समाज में लगभग 40-50% लोग शराब। शुक्ला जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वर्कलोड का हवाला देकर ये तो नहीं किया जा सकता कि समाज में एक धंधा इतने धड़ल्ले से चल रहा है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, लेकिन हम केवल इसी बात का रोना रोते रहे कि वर्कलोड ज्यादा है, या पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, या आबकारी डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है। मैनेजमेंट भी एक चीज होती है, तमाम तरीके चीजें ट्रेनिंग के दौरान दी जाती है, कहीं ना कहीं मैनेज करना आना चाहिए। यदि ऐसे में पुलिस विभाग से, आबकारी विभाग से मैनेज नहीं हो रहा है तो भी कभी डिपार्टमेंट की ही मानी जाएगी। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इसमें और परफेक्शन लाने की जरूरत है, और हम लोगों ने एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में जगह जगह खूब छापामारी कराई। अभी भी पुलिस विभाग के द्वारा जगह जगह छापामारी कराई जाती है, रात में टेलटोलियां भेजी जाती हैं, और जितने ये भट्ठी बनाए रहते हैं जंगल में उसको नष्ट कर दिया जाता है। तमाम उसका जो महुआ भिगो कर रखते हैं वो फैला दिया हटा दिया जाता है, जब्त किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें बताया मैंने कि अपने समाज में आदत है लोगों की, जिसमें दंड ज्यादा ना हो और प्रॉफिट ज्यादा हो उसको कर लिया जाए, तो कई लोग फिर छूट के जेल से आते हैं, फिर बनाने लगते हैं। अच्छा, पुलिस को भी कोई अलग से पावर तो है नहीं, पुलिस तो उनको पकड़ कर ले जाती है, अदालत में पेश करती है, उसमें कुछ तो जुर्माना देकर छूट जाते हैं और कुछ थोड़े दिन जमानत पर जेल में रह करके जमानत करा लेते हैं। अब पुलिस भी अपनी जगह क्या करे कि उनको फांसी पर तो लटका नहीं सकती कि नहीं बहुत इतना कठोर दंड दे दिया जाए। तो हम लोगों को इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि इस पर जो कानून बना है दंड देने का उसको थोड़ा और कठोर किया जाए, ताकि ये प्रॉफिट का सौदा ना रहे। जैसे अभी आपने देखा जो लोग दंगा करते थे तो ये एक कानून बना कि उनसे वसूली की जाएगी, जो सरकारी संपत्ति की क्षति करेंगे। तब से अब डर गए लोग, अब ज्यादा कर रहे हैं कि डर के अरे दंगा ना करो नहीं तो पैसा घर गिरा दिया जाएगा, फोटो लग जाएगा। उसी तरह हम लोगों को अब कुछ और कदम उठाने होंगे, सरकार को, शासन को, प्रशासन को, पुलिस को। और आबकारी विभाग का तो मैंने बताया, देखिए उनकी संख्या बहुत सीमित होती है, जिले में एक जिला आबकारी अधिकारी होता है, उसके थोड़े से सहायक होते हैं, जबकि उसकी तुलना में पुलिस के हर 100 गांव के लगभग एक थाना होता है, उनका इस्टेब्लिशमेंट बड़ा होता है। इसलिए सरकार ने उनको भी यह जिम्मेदारी अतिरिक्त रूप से दे रखी है। यद्यपि पुलिस के पास इसी तरह आपने सुना होगा कट्टा बरामद करना, रिवॉल्वर, पिस्तौल बरामद करना, इसी तरह वेश्यावृत्ति के जो मामले जिनमें जबरदस्ती लड़कियों को उठाया जाता है उस समस्या को कंट्रोल करना, और यहाँ तक कि जो भीख मांगने वाले हैं इनको कंट्रोल करना कि वो लोगों को परेशान न करें भीख मांगने के बहाने। यानी कि कानून बहुत हैं, सोशल लेजिस्लेशन है बेसिकली ये, और इसके कारण ये भी सही है कि शराब का रोका जाना, उस पर कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो तमाम परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ कि शायद पुलिस की डकैती, लूट, दंगा, रोड होल्ड अप, उन सब प्राथमिकताओं के बजाय शराब का मामला थोड़ा नीचे रहता है प्राथमिकता में, इसी कारण उतना अच्छी तरह कंट्रोल नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी लौट के। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं राजस्थान में 37 साल नौकरी करी है जी। और मैंने ये पाया कि वहाँ भी इस प्रकार से कच्ची दारू जिसे बोलते हैं, पहले तोड़ की शराब जिसे बोलते हैं, वो बनती है।
परंतु एक गांव ऐसा भी है जहां आबकारी वालों को भी पता है और प्रशासन को भी पता है, इवन वहां के चीफ मिनिस्टर तक को पता है कि उस गांव में कच्ची शराब बनाई जाती है। और उस गांव की ये विशेषता है कि एक पहुए में अगर आपने एक दिया सिलाई डुबो करके और एक ड्रम पानी में अगर उस दिया सिलाई को आपने डुबो दिया तो उतनी शराब तैयार हो गई। ये आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु ये शाश्वत सत्य बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ऐसे कारीगर पड़े हैं और वहां लोग जाते हैं और धड़ल्ले से बिकती है दारू, सबको पता है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो माहिर होते हैं ना जी, वो बोलते हैं कि पहले तोड़ की मतलब बिल्कुल पहली बार जो शराब निकलती है, दूसरे तोड़ की मतलब उसमें पानी मिला दिया, वो दे दिया, और तीसरे तोड़, ये 3 ही तोड़ होते हैं जी, और तीसरे तोड़ में फिर पानी मिला दिया जाता है। इस प्रकार से इनको वर्गीकृत करके और ये शराब बेचते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे पुलिस प्रशासन हो, क्यों सबको खंडी पहुंचती है, मोटा माल पहुंचता है। जब मोटा माल पहुंचेगा मैडम तो हर एक की जबान बंद हो। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। और जिस तरह की बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं, शुक्ला जी का भी कहना है कि कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो घूस लेते हैं या इस तरह की काम की वजह से इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो शायद कुछ नहीं, एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं सरपरस्ती में रहता है, मिली भगत में रहता है, और यही वजह है कि हमेशा बचा जाता है ठोस कार्रवाई के लिए। नेक्सस बहुत बड़ा है लेकिन सबको सबका हिस्सा मिलता रहता है, इसलिए काम इसी तरह चलता रहता है। चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सूबा बोलेगा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं शराब माफिया पर किसका हाथ। बड़ा सवाल यही होता है कि जिस प्रकार की लोगों को जानकारी रहती है, पुलिस विभाग को भी जानकारी रहती है, आबकारी विभाग को भी जानकारी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार हवाला इसी बात का दिया जाता है कि पुलिस विभाग के पास अतिरिक्त वर्कलोड है, काम इतना ज़्यादा है कि इन बातों का नंबर सबसे आखिरी में आता है, जैसा कि शुक्ला जी ने यहाँ पर बताया है। लेकिन ये तमाम बातें
कहने के लिए सिर्फ होती हैं। समाज में यदि कोई बुराई ऐसी आई है जिसकी वजह से एक बड़ा तबका परेशान चल रहा है, बड़े तबके में, जैसा कि ताहिरा जी का कहना है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इस शराब के धंधे से महिलाओं को होती है। सबसे पहले उनका घर उजड़ता है। यदि घर में कोई शराब का सेवन कर रहा है तो भी महिला को, बच्चों को परेशानी है, और यदि उस शराब के सेवन की वजह से कहीं व्यक्ति की जान चली जाती है, वो अपनी जान गंवा देता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर परेशानी सबसे पहले परिवार के लिए ही खड़ी होती है, क्योंकि गुजारा बसर करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। और इस हालत में जब एक बड़ा तबका इससे परेशान चलता है, ऐसे में पुलिस विभाग हो या आबकारी विभाग, ये कहना ठीक नहीं लगता है कि वर्कलोड है और बाकी कामों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। समाज की रक्षा के लिए इन दोनों ही विभागों को बनाया गया है और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना कहीं ना कहीं बेईमानी नजर आता है। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। इरशाद हरियाणा से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी इरशाद जी, स्वागत है आपका। इरशाद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क शायद हमारा टूट चुका है। तारा जी, आपसे सवाल है मेरा। शुक्ला जी से जब हमने बातचीत की तो शुक्ला जी खुद रिटायर्ड आईपीएस हैं और बहुत नज़दीकी से काम कर चुके हैं, तमाम नेक्सस के बारे में सब जानकारी है उन्हें। लेकिन उनका साफ यहाँ पर कहना है कि एक तो छोटे पुलिस वाले जो होते हैं उनकी मिली भगत होती है। यहाँ पर शुक्ला जी ने जिक्र कुछ लोगों का किया है, लेकिन जिस तरह से नेक्सस है उसमें ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कुछ लोग, ऐसा लगता है कि एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं मिला रहता है। दूसरी बात वर्कलोड की है। आपको कहाँ तक ये दोनों बातें सही लगती हैं? ये मुझसे पूछ रही हैं? जी ताहिरा जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, मेरा कहना, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम मार्जिनलाइज क्लास पे जो इलीगल शराब है, जो भट्ठे लगा लगा के इस तरह से छप्परों में या जंगलों में जहां भी बना के बेच रहे हैं, ये इसको पीने वाला जो है वो हमारा मार्जिनलाइज क्लास का के लोग हैं। और जाहिर है जैसे आधी जमीन जो है, हमारी महिलाएं जो हैं, वो इसका सबसे ज्यादा उन पे इफेक्ट होता है। तो जाहिर है ये अहम मुद्दा है, इसको इतना नीचे पायदान में नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आप देखिए आए दिन जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, मुझे लगता है बराबर ही डिस्कशन होता है कि यहाँ इतने लोग मर गए जहरीली शराब पी के, इस गांव में मर गए, इस शहर में मर गए। तो आखिर जो लोग मर रहे हैं वो इस देश के ही नागरिक हैं और वो गरीब तबके से हैं। जब वो शराब पी रहे हैं तब भी, जैसे मैंने कहा, जो 4 पैसे वो कमा रहे होते हैं मेहनत, मशक्कत, मजदूरी करके, वो भी उनकी जेब से इस तरह की ये बाजारवाद द्वारा निकाल लिया जाता है। ये जो इलीगल शराब बनाते हैं ये उनको आसानी से मुहैया कराते हैं, सस्ती मुहैया कराते हैं, तो उनकी जेब से निकल जाता है। ऐसे भी परिवार जो है वो सफर करता है। लेकिन उसी परिवार का जब मुखिया मर जाता है, नहीं रहता है उनके बीच, तो आप सोचिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मांग तो उन्हीं की उजड़ती है महिलाओं की, और गोद भी उन्हीं की उजड़ती है। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। मैं नहीं समझती कि इसको सबसे नीचे पायदान पे जाना चाहिए। यह हाशिया के समाज का मुद्दा है। हाशिया का समाज इसी देश का समाज है। ये मजदूर इसी देश का राष्ट्र निर्माण करते हैं, तो जाहिर है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और ये जो माफिया है, जो इस तरह के लोग हैं जो इलीगल बना रहे हैं शराब, और उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाना चाहिए। और मैंने कहा जब पकड़े जाएंगे तो सिर्फ भट्टियां तोड़ने से नहीं, उनका ये पता होना चाहिए कि उनके साथ कौन कौन लोग हैं, कौन फेलिसिटेट कर रहा है, कैसे वो ये काम चल रहा है, कैसे ये 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने, कितने महीने चला, ये कैसे चला, ये सालों चला तो कैसे चला। और आबकारी विभाग से भी और पुलिस विभाग से भी एक सवाल जवाब होना चाहिए, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और इस पे सजा सख्त करने की बात है तो मुझे लगता है बैठ के इस पे बातचीत होनी चाहिए। इस कानून तो बनाएगा संसद, तो वहां पे बैठकर इस पे बात हो, इसको एक अहम मुद्दा पहले समझा जाए, इसे ये समझा जाए कि ये जिंदगियों को तबाह कर रहा है। ये एक समाज के जो निचली पायदान के लोग हैं, उन खासकर महिलाओं की जिंदगी में एक हलचल पैदा कर रहा है, उनके लिए बहुत दुखद है। तो इसको इस तरह से प्रायोरिटी पे लेते हुए इसके ऊपर विचार होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ झांसी से कैलाश जुड़े हुए हैं। जी कैलाश जी, स्वागत है आपका।
कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश को पहली बार ऐसे देश के मुख्यमंत्री मिले आदित्यनाथ योगी की जगह, लेकिन फिर भी जुआ, शराब, सट्टा, इन चीजों पर लगाम नहीं लग रही। आज झांसी में देखिए, थाना सिपरी बाजार में कोब गांव पड़ता है, खुलेआम कलारी की कच्ची शराब बिक रही है वहाँ पे। आज पुलिया नंबर 9 झांसी देखिए, कहीं भी जुआ और सट्टा जोरों पर चल रहा है। इसका आप चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कहीं लगाम ही नहीं लग रही मैडम। हमारा ये कहने का मतलब है, जबकि मुख्यमंत्री तो चाह रहे हैं कि लगाम लगे, लेकिन लगाम नहीं लग रही। कोट बेटा गांव में सीपरी बाजार थाने में खुलेआम कलारी के रूप में शराब बिक रही है मैडम, कलारी के रूप में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए और जानकारी देने के लिए। शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटूंगी। आपने हमारे दर्शक को भी सुना होगा किस तरह की जानकारी, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, उनका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री तक को जानकारी होती है। और अभी भी जो कैलाश जी का कहना है कि झांसी में भी खुलेआम बिक रही है। एक आम नागरिक जो कॉल करके फ़ोन पे भी खुलेआम ये जानकारी दे रहा है कि शराब बिक रही है। ऐसे में पुलिस विभाग को जानकारी ना हो, ये तो बहुत बेईमानी की बात है। ये मानना किसी के लिए जायज़ नहीं है, ना ही मानना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कठोर कार्रवाई शराब माफियाओं के लिए तो आपने बात की है, पुलिस विभाग के जो लोग मिले होते हैं या छोटे मोटे सिपाहियों की जो आपने बात की है, जो मिले रहते, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके लिए भी एक नज़ीर पेश हो, कि वो भी जब इस तरह की मिली भगत करें तो उन्हें 2 बार उनके दिमाग में आए कि यदि ये करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जी शुक्ला जी, जी संपर्क हमारा टूट गया है, वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच अकरम कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। जी अकरम जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। देखिए ऐसा है ना कि शराब के लिए तो गांधी जी ने भी बड़े आंदोलन किए, मगर शराबबंदी का कोई मामला बहुत मजबूत नजर नहीं आया। मगर जब तक के सरकार जब तक चाहती है आबकारी विभाग को बढ़ावा देना, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा रसद आती, इससे ज्यादा इनकम होती, इसलिए शराब पर सारी चीजें बातें करना एक देश के जनता के साथ एक बेईमानी जैसा है। क्योंकि जब शराब बंदी हुई और कोरोना लॉकडाउन में सबसे पहले देश ने सबसे पहले शराब बंदी खोली, शराब की बड़ी बड़ी लाइनें लगी। इसलिए इसके अंदर जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी शराब बंदी के लिए, शराब नहीं बंद हो सकती। ये डिबेट करना, ये सुबह बोले में सबसे अच्छी बात उठाई जाती है। इस देश को हम सलाम करते हैं कि के न्यूज बार बार अच्छी बातें उठाता है, मगर सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। दूसरी बात, अगर शराब को जारी रखना है तो उसके लिए एक वोटर कार्ड जैसा एक लाइसेंस जारी करना होगा, ताकि लोग शराब और लोग ना पा सके, 18 साल से लोग कम पा ना सके। इसलिए इसके लिए अगर एक वोटर कार्ड जैसा लाइसेंस जारी हो जाए शराब पीने वालों के लिए, तो उससे तादाद अच्छी पकड़ में आ जाएगी। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। ताहिरा जी, शराब के बारे में लगातार बात करें, महिलाओं की हमने बात की है। इस तरह की जब जहरीली शराब बिकती है तो ना केवल पुरुष वर्ग लेकिन कई मामले संज्ञान में आए हैं, शायद आपको भी जानकारी होगी इस मामले की। एक जगह पे महिला जो है उसने शराब का सेवन किया और छोटी बच्ची रात भर दूध के लिए बिलखती रही, महिला नशे में पड़ी रही और बच्ची की मौत हो जाती है। तो ये इस तरह का नशा है समाज में जो व्याप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं आसानी से मिल रहा है, जिसकी वजह से ना केवल परिवार, ना केवल समाज, बल्कि आने वाला भविष्य जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, शराब देखिए, एक ये जो इलीगल लिकर की बात हम कर रहे हैं, तो इसका एक क्लास, एक मार्जिनलाइज क्लास है जो ही इसका सेवन मैक्सिमम करता है जी। तो जाहिर है ये पैसे पे भी उनके इफेक्ट करता है, उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे भी करता है, उनको पौष्टिक आहार ऐसे नहीं मिलता, वो और इस सब सिर्फ शराब में गवा देते हैं, और महिलाएं भी कुछ पीती हैं। तो जाहिर है कि देखिए इसको ये बॉडी के अंग को भी डैमेज करता है, और फिर उसके बाद उनके लिए जब खाना ही रोटी के साथ दाल ही उनके लिए मैसर होना एक जद्दोजहद है, तो इलाज कराना एक बहुत दूर का सपना हो जाता है। तो किस तरह से वो जीवन जीते हैं, बहुत वजह है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें बहुत सी वजह है कि जिस तरह के लोग सेवन कर रहे हैं इलीगल वाइन का, इलीगल लिकर का, उसके खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये पता होना कि जो भट्टियां बना के लोग शराब बना रहे हैं, ये कच्ची शराब, इलीगल जो शराब बना रहे हैं, इसमें इसको कैसे बना रहे हैं, कैसे चल रही है और कितने समय से चल रही है। जब ये पकड़ा जाता है, जहां पे जैसे मौतें होती हैं तभी क्रैकडाउन होता है,
तो ये पता होना चाहिए उसमें कौन कौन लोग हैं, कितने समय से चला रहे हैं, क्यों इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया, क्या पुलिस आई, क्या पुलिस को पता है, क्या आबकारी डिपार्टमेंट को कुछ इसकी भनक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन इसको फेलिसिटेट कर रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीजें जब सवाल होंगे उसको ठीक से जांच होगी, उसकी पुख्ता जांच जिसको कहते हैं की जाएगी और फिर दंड दिया जाएगा, तभी एक प्रेसिडेंट, एक नजीर सेट होगी और लोगों में डर पैदा होगा। वरना क्या होगा, छुट के आएंगे फिर शुरू कर देंगे शराब का ये धंधा, कहीं और बना लेंगे, जैसे जगह बदलते रहते हैं। और फिर पुलिस वाले भी अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है और आबकारी डिपार्टमेंट से भी अगर उन्हें पता है और एक्शन नहीं लिया तो उनके खिलाफ भी एक्शन का कोई प्रोविजन होना चाहिए, कोई प्रावधान होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा जब हम पुलिस वालों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि पुलिस वालों की मिली भगत की बात लोग खुलेआम आजकल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो फिक्स होता है, जो सेट होता है कि इतना हिस्सा मिल जाएगा, और ये बातें पहले तो चोरी छुपे हुआ करती थी। आज यदि हम न्यूज़ की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र में सचिन वजे की बात कर लें, कई अन्य पुलिस अधिकारियों की बात कर लें, ये साफ तौर पर एकदम जाहिर सामने आता है कि इतना टारगेट उनको दिया जाता है, वो टारगेट पूरा करते हैं। और यही वजह है कि वो अपने इलाके में टारगेट पूरा करते हैं, ऊपर के अधिकारी तक हिस्सा पहुंचाते हैं, और ये पूरा नेक्सस इसी तरह चलता रहता है। जी ताहिरा जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन राम दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी राम, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी टीवी की वॉल्यूम को डाउन करें और उसके बाद अपनी बात रखें। हाँ हेलो मैडम, ये जो शराब बनाने वाले माफिया हैं, जी राम, आप टेलीविजन की वॉल्यूम को पहले धीमे करें फिर बातचीत करें। हाँ धीमी कर दिया मैडम जी। ये माफिया लोग जो शराब बनाते हैं, ये जी आप बिना सोचे अपनी बात पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। फिलहाल ताहिरा जी आपके पास वापस लौट के आऊंगी, और सवाल मेरा यही था कि जिस तरह की नेक्सस की हम बात करते हैं, पुलिस की मिली भगत की बात करते हैं, एक बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं हिस्सा सेट होता है, इसीलिए बचा जाता है कार्रवाई करने से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिस्सा सेट होता है, भ्रष्टाचार है, सबको पता है, नेक्सस है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको रोकने के लिए अब पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अभी जिस तरह की वारदात हुई है, अब ये पता होना चाहिए कि कौन उसमें इन्वॉल्व था, किसने ये शराब, कहां से आई ये शराब, कौन उसको बना रहा था और कौन लोग उसके साथ थे। आबकारी डिपार्टमेंट के लोगों को पता क्यों नहीं था, पुलिस को पता क्यों नहीं था, और नहीं था तो अगर था तो उसका जवाब चाहिए, जवाब होना चाहिए उसका। और उसके बाद ये देखा जाना चाहिए कि कहाँ है भ्रष्टाचार के लिंक, कितनी दूर तक है, कहाँ तक है। देखिए ये पूरा एक जांच का विषय है, जब तक इसकी जांच नहीं होगी, इसको दंड नहीं होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। सस्पेंड करने से मैंने पहले भी कहा, आप किसी को सस्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर रीस्टेट हो जाए, फिर वो भट्टी तोड़ दी जाए, फिर भट्टी बन जाए और फिर काम वैसे ही होता रहे और लोगों की मौत होती रहे, घरों के चिराग गुल होते रहे, महिलाएं हमारी परेशान होती रहे, ये कोई सलूशन नहीं है। अब इसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई का टाइम है और पूरा देखने का टाइम है, पुख्ता जांच। मैंने कहा ना, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जी। ये भट्टियां जो बन रही, बिक रही है, जो पहुंच रही है, कैसे लोगों तक पहुंच रही है, कैसे बन रही है, कौन है जो जाके बताता है, कैसे वहां पे लोग जमा होते हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए और सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ सूर्य कुमार शुक्ला जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिस तरह से सामने मामले आते रहते हैं, मौतों का आंकड़ा हमने आपको पहले भी बताया है, मौतें चित्रकूट में 7, प्रयागराज में 14, प्रतापगढ़ में आधा दर्जन से ज़्यादा, 1.5 दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में अब ये समय आ चुका है कि जहरीली शराब को लेकर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए। जिस तरह से ताहिरा जी ने भी बोला है कि ना केवल ये एक तबके को बल्कि किसी तरह पूरे समाज को नष्ट करने का काम कर रहा है। यदि अब भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो निचला तबका, एक बहुत बड़ा समाज जो राष्ट्र निर्माण में
बड़ी भूमिका अदा करता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और ये नेक्सस इसी तरह बढ़ता जाएगा। और इसी बीच में बिहार से जुड़ी कुछ खबरों का रुख करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में यदि बात की जाए तो बिहार में जंगल राज को उखाड़ फेंकने के दावे नीतीश कुमार ने तो किए हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का एक बार फिर से तांडव देखने को मिला है, तो भागलपुर में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में कानून व्यवस्था का हाल आखिर कैसा है। पटना में बुधवार की शाम को अपराधियों ने शहर के बड़े अस्पताल IGIMS के गेट नंबर 2 के पास दवा दुकानदार वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार भी हो गए। फायरिंग के दौरान घटनास्थल के पास खड़े 9 साल के एक बच्चे को भी गोली लगी है। दवा दुकानदार की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बच्चे का इलाज IGIMS में ही चल रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं दूसरी घटना की जो बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां मायागंज के रहने वाले सरकारी कर्मी संजय कुमार यादव की बरारी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। सोमवार को दोपहर में मायागंज में हुई मारपीट की घटना में पूछताछ के लिए रात लगभग 10 बजे संजय को पुलिस ने हिरासत में लिया और रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने 12 घंटे तक बरारी थाने को घेर कर रखा। मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे लोग थाने से हटे। संजय कुमार बांका जिले के कटोरिया में लघु सिंचाई विभाग में बड़ा बाबू के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद SP नीतीशा गुड़िया ने बरारी थानाध्यक्ष प्रमोद साह को लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। घटना की न्यायिक जांच भी शुरू करा दी गई है। और ये आपको तस्वीरें बता रहे हैं, ये दोनों ही घटनाएं जिनका हमने जिक्र किया बिहार से जुड़ी हुई, ये दोनों ही घटनाएं हैं जहां पर साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार के राज में किस तरह से बिहार में गुंडा राज व्याप्त है। बिहार का नाम हमेशा से गुंडागर्दी के लिए खराब रहा है और ऐसे में जब सुशासन का दावा भरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऐसे में ये दोनों ही घटनाएं हर किसी के दिल को दहला देने वाली हैं। एक आम आदमी जो किसी तरह अपना काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपना गुजारा करता है, इस हद तक बिहार में दबंगई है, गुंडागर्दी है कि व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी ठीक से नहीं चला सकता। बिहार जैसी जगह पर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी दिन किसी आम व्यक्ति के साथ क्या कुछ घटना हो सकती है। दबंगों के हौसले इस तरह से बुलंद है नीतीश राज में। पटना के भागलपुर की बात करें, एक तरफ पटना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ भागलपुर की तस्वीरें हैं। एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो दूसरे दवा व्यापारी को दबंगों ने गोली का शिकार बनाया और फरार हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों ही मामले में आरोपियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा, चाहे वो खुद पुलिस हो या आरोपियों की बात हो। पुलिस की यदि मंशा हो, नियत हो तो आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं होता। लेकिन बिहार की पुलिस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में पुलिस जब खुद ही पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की घटना को अंजाम दे देती है, तो ऐसे में आरोपी यदि फरार हो भी गए तो पटना पुलिस के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। बेहद ही संवेदनशील और दुखद ये दोनों ही तस्वीरें। लगातार दावा किया जाता है कि पुलिस विभाग जनता की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, लेकिन जब पुलिस विभाग का ही इस तरह का चेहरा सामने आता है तो न केवल समाज बल्कि पूरे विभाग प्रशासन पर सीधे सवाल उठकर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के पुलिस कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों समाज के ये रक्षक ही समाज में भक्षक का रूप अख्तियार गई हैं। पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दवा व्यापारी के
रोते बिलखते परिजन। क्या कसूर रहा होगा उस दवा व्यापारी का जिसकी हत्या कर दी जाती है दबंगों के द्वारा। और बड़ी बात यह है कि घटना के बाद भी आरोपी फरार है। पुलिस को दूर दूर तक आरोपियों के बारे में कोई सुराग तक नहीं हाथ लगा है। और इन दोनों ही घटनाओं पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन, आपसे जानेंगे कि ये दोनों ही घटनाएं बिहार की जो सामने आ रही है, एक तरफ पटना की घटना है जहां पर दवा व्यापारी की दबंगों ने हत्या की है गोली मारकर, और दूसरी तरफ भागलपुर की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस खुद ही भक्षक का रूप अख्तियार की हुई है और पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, बिहार पुलिस पे आए दिन सवाल उठते आ रहे हैं और पिछली रात कल आपको बता दें कि 8 बजे के आसपास बेली रोड में आईजीएमएस के पुलिस मुख्यालय से कुछ कदमों की दूरी पर एक दवा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मामले की जब जांच के लिए हम वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये मामला रंगदारी का है। जितने भी दवा दुकान आईजीएमएस के बाहर है सबसे रंगदारी वसूला जाता है, घंटे के हिसाब से रंगदारी वसूला जाता है। जब अब वहां पहुंचे तो घंटे का बात चल रहा था, घंटा जब हमको समझ में नहीं आया तो वहां हम बातचीत किए लोगों से, तो उन्होंने बताया घंटे के हिसाब से रंगदारी दिया जाता है और दवा व्यापारी जिनकी हत्या हुई वो रंगदारी देने से मना कर दिए, जिसके बाद बौखलाए अपराधियों ने उन पर गोलियां चलाई। पिछले एक महीने पहले इन पे गोलियां चलाई गई थी जिसकी कंप्लेन शास्त्री नगर थाने में की गई थी, लेकिन शास्त्री नगर थाना अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति की ना गिरफ्तारी हुई ना कोई कार्रवाई किया गया। उनके परिवार का साफ कहना है अगर किसी व्यक्ति की उस दिन गिरफ्तारी होती तो आज उनके पति जिंदा होते। उनकी पत्नी का कहना है कि अगर किसी भी अपराधी की उस दिन गिरफ्तारी होती तो पुलिस की कार्रवाई होती तो उनके पति जिंदा होते। कल शाम को 8 बजे के आसपास गोलियों से उनको छल्ली कर दिया जाता है। मौके पर मौजूद पुलिस के बड़े अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं और कुछ भी कहने से बचते हुए बाहर निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा यदि भागलपुर की घटना की हम बात करते हैं जहां पर पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत हो गई है, इसमें क्या है पूरा मामला? जी, भागलपुर में पुलिस कस्टडी में एक सिंचाई अधिकारी को, सरकारी अधिकारी थे, सिंचाई अधिकारी को रखा गया था जिसमें पुलिस कस्टडी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। थाना अधिकारी को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन परिजनों का साफ आरोप है कि पुलिस कस्टडी में गंभीर टॉर्चर किया गया जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। और आगे अब बता दें कि पुलिस द्वारा किया गया है कि विभागीय कार्रवाई के साथ ही जो भी उनको अनुकंपा का नौकरी वगैरह सारा चीज होता है वो दिया जाएगा। लेकिन ये काफी गंभीर मामला है। बिहार पुलिस पर एक काफी बड़ा प्रश्न उठ रहा है जहां एक तरफ बिहार में खुलेआम पटना, बिहार की राजधानी पटना। सचिन, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। भागलपुर से धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि क्या ताजा अपडेट है उनके पास भागलपुर मामले को लेकर। जी धनंजय, आपसे जानना चाहूंगी कि भागलपुर में ये जो घटना हुई है, अधिकारी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, क्या है ये पूरा मामला, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी धनंजय जी, संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। सचिन, आप जानकारी दे रहे थे, क्या है पूरी जानकारी भागलपुर के मामले को लेकर आपके पास? जी जी बिल्कुल, भागलपुर की अगर बात करें तो पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी विभागीय कार्रवाई होगी उन पे की जाएगी और साथ ही जो अनुकंपा की नौकरी होती है और जो भी विभागीय पेंशन उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है बिहार की पुलिस पर। जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना में पिछले कुछ महीने पहले रुपेश हत्याकांड हुई थी, रुपेश हत्याकांड की पुलिस उठती तो पुलिस ने सुलझा ली थी, लेकिन सवालिया निशान आज भी पुलिस पर उठती है कि रुपेश हत्याकांड की पुलिस सुलझी है या नहीं। और कुछ महीने बाद याद देखिए फिर से पटना के उसी सड़कों पर दवा व्यापारी की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो सुशासन के राज में ये कैसा सुशासन है, इस पर तो प्रश्न उठेगा ही और प्रश्न बिहार की पुलिस पर उठेगी। खाकी पर प्रश्न फिर से एक बार उठी है और खाकी फिर से पटना में, बिहार में एक बार शर्मसार हुई है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भागलपुर मामले में तो जो कार्रवाई हुई है वो आपने बताई है, पटना में जो हादसा हुआ है उसमें पुलिस विभाग ने क्या कुछ कार्रवाई की है, अपराधियों तक पहुंचने की कुछ कोशिश हुई है अभी? पुलिस का कहना है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि परिवार जिनका नाम बता रहे हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। परिवार अपराधियों का नाम बता रहे हैं जिनकी हत्या की है। पुलिस ने रात में, हमें सूचना मिली थी कि पुलिस रात में ही रेड पे निकली थी, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगभग 20 घंटे घटना के हो चुके हैं, लेकिन किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिवार का यह भी आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें
इसमें प्रशासन की भी मिली भगत हो सकती होए, क्योंकि पिछले महीने जब एफआईआर लॉन्च कराया गया था तो प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रशासन की मिली भगत से ये हत्या हुई है। और रंगदारी का मामला जहां तक है तो बड़े बड़े नाम इसमें आ सकते हैं सामने। लोगों का, स्थानीय लोगों का, दवा दुकानों का कहना है कि बड़े बड़े इसमें नाम है। एक छोटा सा व्यक्ति दवा दुकान, तो एक छोटा मोहरा था, लेकिन बड़े मोहरे इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि घंटे के हिसाब से वहां रंगदारी सिस्टम चलता था। जी बिल्कुल, रंगदारी की यहाँ पर सचिन आप बात कर रहे हैं, रंगदारी के बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिटेल में बात करना चाहूंगी। आपने बोला कि घंटे के हिसाब से यहाँ पर रंगदारी वसूली जाती थी, तो यहाँ पर पुलिस विभाग से क्या बातचीत करने की कोशिश की गई है? रंगदारी वसूली जाती थी तो पुलिस विभाग को भी यकीनन जानकारी पहले से रही होगी। स्थानीय लोगों का सीधा सा आरोप है कि जितना भी यहाँ के लोकल थाना, जो शास्त्री नगर एयरपोर्ट थाना पड़ता है, उनके भी हिस्सेदारी इसमें रहती है। तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि थानेदार सीधी रंगदारी में, आधा रंगदारी अगर थाने में जाती है तो आधा रंगदारी जो रंगदारी वसूल करने वाले होते हैं, और दुकानदार अगर आवाज भी उठाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा कि जिनकी हत्या हुई है दवा व्यापारी की, उन्होंने पिछले महीने ही एफआईआर लॉन्च करवाया था, लेकिन किसी भी तरह का कार्रवाई ना होने के कारण कल उनको मौत की घाट उतार दिया गया, उनको मौत की घाट उतरा। जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो प्रशासन ने किसी भी तरह का रंगदारी मामले से इनकार कर दिया गया, लेकिन दवा व्यापारी जितने भी वहां पे हैं उन्होंने साफ कहा है कि रंगदारी हमसे वसूला जाता है। वो जो व्यक्ति हत्या हुई है वो रंगदारी ना देने दिया था और रंगदारी देने का विरोध करता था, इस कारण वो बहुत दिन से निशाने पर था। इस गोलीबारी में एक स्थानीय बच्चे को भी गोली लगी पैर में, जो भगदड़ मची थी गोलीबारी के बाद, वो स्थानीय 9 साल के बच्चे की पैर में गोली लग गई थी, जो अभी खतरे से फिलहाल बाहर है। जी बिल्कुल सचिन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार यहाँ हम तमाम पुलिस विभाग की बात कर रहे हैं। एक तरफ हमने बिहार की 2 घटनाओं के बारे में जानकारी दी और जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में दुख होता है, संवेदनशीलता होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग लापरवाह होते जाते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए कोई नई बात सामने। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस की हमने बात की, जहां पर जहरीली शराब के नेक्सस को लेकर लगातार पुलिस विभाग को जानकारी होते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। वहीं बिहार में भी स्थिति इसी प्रकार की है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की देश की पुलिस काम कर रही है, पुलिस विभाग जिस तरह से काम कर रहा है, ऐसे में अब ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं समाज में फैल रहे अपराधों को लेकर पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना जिस तरह की समाज में ये दशा बनी हुई है, ऐसे में समाज आगे और बिगड़ता ही जाएगा और इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखना यह होगा कि इन तमाम सवालों को उठाने के बावजूद भी क्या सरकार इन मामलों को लेकर कोई ठोस कदम उठाने की मंशा दिखाने का प्रयास करती है या नहीं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए मुद्दे को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक